नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने आर्ट एंड कल्चर के सेशन में हम लेक्चर 13 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। पेन और कॉपी तैयार रखिएगा और आशा करती हूँ बाकी के लेक्चर्स आप पुराने लेक्चर्स देख चुके होंगे। और आज हम लेक्चर 13 में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। कल तक जो भी टॉपिक किया है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट डाउन करते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए। आइए देखते हैं इसमें ऐसा स्पेशल क्या है। यहाँ पर जो आर्किटेक्चर की बात की जा रही है वो पुराने जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा है उनसे भिन्न किस प्रकार से है। तो इसको देखिएगा कि यहाँ पर इस्लामिक, आप देखेंगे यहाँ पर इस्लामिक शब्द दिख रहा है ना आपको, तो देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का आगमन जो देखेंगे वो 7वीं शताब्दी के कुछ आसपास हुआ था। उसी चीज़ को हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं कि इस्लामिक जब आए तो उन्होंने अपनी शक्ति, देखेंगे एक विशिष्ट संस्कृति को, अपनी शक्ति के साथ एक विशिष्ट संस्कृति को भी भारत में लेकर आए। वहीं आप देखते हैं जब भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई तो देखेंगे भारतीय और जो इस्लामिक संस्कृति थी वो दोनों एक साथ मर्ज होने लगी। और किस प्रकार से इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के जो वो वहाँ पर प्रमाण है वो आपको मूर्तियों में, वहाँ के आर्किटेक्चर में आपको देखने को धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो वो चीज़ें विकसित होने लगी। चलिए अब देखते हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या हैं। देखिए तुर्कों के आने के बाद, इस्लामिक्स के आने के बाद क्या हुआ, इस्लाम के आने के बाद इंडियन और जो इस्लाम है उनकी संस्कृति एक साथ मर्ज हुई और इस तरह की इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला वहाँ पर देखने को मिलने लगती है। अब उनकी विशेषताएं क्या थी, कैसे वो भारतीय से भिन्न थी और इस्लाम की भी कुछ उसमें विशेषताएं थी, कुछ भारतीय तत्व थे, तो कैसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में वो जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है वो आपको किस प्रकार देखने को मिलेंगे यहाँ पर देखते हैं। जैसे इंडो इस्लामिक की विशेषताओं की बात की जाए और जब भी इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की बात की जाए तो एक लाइन ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, उसमें भारतीय, पारसी, अरब और तुर्की कला का मिश्रण आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। आइए, स्थापत्य कला की इस शैली में मेहराब और गुंबदों का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। मेहराब और गुंबद मतलब ये आप देखेंगे यहाँ पर ये मेहराब है, इसके बाद गुंबदों का प्रयोग यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होने लगा। जो इंडियन शैली थी उससे भिन्न यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसीलिए इसे मेहराबदार शैली के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, इस शैली में देखेंगे पारंपरिक रूप से जो लिंटर और शहतीर कला का स्थान लिया। इसमें लिंटर और शहतीर मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि गुंबदों का प्रयोग ज़्यादातर आप देखेंगे नहीं होगा। जैसे पहले क्या गुंबद होते थे, इस तरह से इसके ऊपर आप लिंटर जैसा देखते हैं, इसके बाद ही मंदिरों का निर्माण होना शुरू होता था। जबकि अब आप इंडो इस्लामिक शैली में देखेंगे कि यहाँ पर लिंटल और शहतीर कला का स्थान अब किसने ले लिया था। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे गुंबद हो गए, मेहराब हो गए, इस तरह से चीज़ें वहाँ पर बनने लगी। और कहा जाता है गुंबद और मेहराब के प्रयोग ने छतों को सहारा देने के लिए बड़ी संख्या में स्तंभों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इसको यानी कि समाप्त कर दिया। अब इन दो चीज़ों का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा यहाँ पर। तो ये एक जो मेन विशेषता है जो बाकी शैली से इसको भिन्न करती है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ये चीज़ ध्यान रखेंगे तभी जो वंश आगे बढ़ता है, जो शासक आते हैं उनमें जो किस किस प्रकार के आर्किटेक्चर को स्थापित किया जाता है वो आप तभी समझ पाएंगे। चलिए, भवन निर्माण सामग्री में यहाँ देखेंगे कि पत्थरों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। उसमें देखेंगे जैसे चूना पत्थर, उनको बनाने के लिए, चिपकाने के लिए, उस मंजिल को खड़ा करने के लिए चूना पत्थर और जिप्सम गारा आदि का प्रयोग किया जाने लगा, उन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए। जबकि पहले जो आपने स्थापत्य कला पढ़ा उसमें अधिकतर आपने क्या देखा था, जो पत्थर जो हुआ करते थे, ईंट हुआ करते थे, उनको इंटरलॉकिंग के द्वारा कनेक्ट किया जाता था। जबकि यहाँ पर जिप्सम गारे और इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाने लगा। इस शैली में देखेंगे अलंकरण के लिए अधिकतर साज सज्जा को दिखाने के लिए यहाँ पर अरवेस्क पद्धति एक होती है, उसका प्रयोग किया जाने लगा। इस लाइन को यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है अरवेस्क पद्धति के बारे में, कि लताओं और पत्तियों का प्रयोग होता था। अब आप सोचेंगे हो सकता है फूल पत्तियों को जो है टांग दिया जाता हो, जबकि नहीं। यहाँ पर देखेंगे जो अरवेस्क पद्धति होती है वो ज्यामिति पद्धति में बनाया जाता था। समझिएगा कैसे, यदि आपने ताजमहल की दीवारों को बहुत अच्छे से निरीक्षण या देखा होगा तो देखिए ये आपको जो अरवेस्क पद्धति की कुछ चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, समझाती हूँ कैसे। देखिए इस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि कौन सी मेहंदी की डिज़ाइन मतलब लगाना, जैसे अरेबियन कहते हैं कि मेहंदी की डिज़ाइन लगा दीजिए, वैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर डिज़ाइन और चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें फूल पत्तियाँ बनी होंगी, आप देखेंगे इसमें कुछ फूल बने होंगे। मैं मतलब इतना खूबसूरत तो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर कुछ कुछ पत्तियों के आकृति आपको देखने को मिल जाएगी,
फूलों की आकृति यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये सब चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन बनाया जाता था, उसको अरवेस्क पद्धति, तो ध्यान रखिएगा इस पद्धति का जो टर्म है ना, ये ध्यान रखिएगा, प्रयोग होता था। इसके अलावा सजावट और निर्माण में को बनाने के लिए यहाँ देखते हैं कि ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित व्यापक रूप से इनका प्रयोग होता था। अब देखेंगे जालियों का एक जटिल काम इस्लामिक धर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इनके स्थापत्य कला में। ये देखिए छोटे छोटे ये जालियाँ सी यहाँ पर बनाई गई हैं, ये इस्लाम धर्म की एक अलग अपनी प्रमुख विशेषता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को भी दर्शाया गया, बनाया गया है। इस्लामिक शासकों ने जो है वो 4 भाग शैली को अपनाया। समझिएगा ध्यान से, ये 4 भाग शैली क्या, ये टर्म्स यहाँ पर जो मैं हाईलाइट करी उनको ध्यान देते जाइएगा। 4 भाग शैली को अपनाया, जिसमें एक वर्गाकार भूखंड को 4 समान आकारों में, वर्गाकार भूखंड को देखेंगे 4 समान आकार में भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद देखेंगे कि केंद्र में भवन को रखा जाता था और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया इस भवन को एक कोने, एक कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में यहाँ पर प्रस्तर की, ये जो पत्थरों की दीवारों में सजावटों के लिए आप देखेंगे रंगीन पत्थर, रत्नों को जड़ने के लिए क्या गया, पित्रादूरा तकनीक का उपयोग किया गया था। आप यहाँ देखेंगे जब कभी दोबारा, अब जब ताजमहल जाने का मौका मिले तो देखेंगे जो फूल पत्तियाँ ये सब बनाया जाता था ना, तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर उसमें एक अलग चमक होती है, उसमें एक अलग लेंस के थ्रू आपको दिखाएंगे, एक अलग कलर उनका आपको निकल कर आएगा, देखेंगे बहुत बारीकी से, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो उनको चिपकाने के लिए, उनको वहाँ पर रत्नों को जोड़ने के लिए आप देखेंगे पिन्ना दूरा जो है, पित्रा दूरा तकनीक का प्रयोग किया गया। इस काल में बने भवनों में जो संक्षेपण तकनीक का प्रयोग किया गया और इस तकनीक के प्रयोग से शिलालेखों को दूर होते हुए भी पास नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर ताजमहल जब आप दोबारा जाएं, अगर मैं स्पेसिफिकली ताजमहल की बात करूं, तो जब आप उसके बाहर गेट पे खड़े होंगे ना, जब आप खड़े होंगे तो जितना आप ज़्यादा दूर जाते जाएंगे वो आपको और बड़ा दिखता चला जाएगा ताजमहल। जैसे जैसे आप नज़दीक आते जाएंगे वो आपको छोटा दिखना लगेगा। तो ये किस चीज़ के बारे में बताया गया, किस तकनीक का उन्होंने प्रयोग किया था यहाँ पर, अग्र संक्षेपण तकनीक का। ध्यान रखिएगा, जब भी आप दोबारा जाइएगा ये ज़रूर ट्राई करिएगा। वहाँ पर इवन जो गाइड होते हैं, जो गाइड वहाँ पर होते हैं, वो भी टूरिस्ट को बताते रहते हैं कि ये चीज़ें आपको इस नज़रिए से, इस एंगल से देखनी है। तो टूरिस्ट का जो गाइड होते हैं वो टूरिस्ट का अपना जो है अपना रोल अदा करते हैं टूरिस्ट के लिए, तो वो गाइड ज़रूर करिएगा ताकि आपको इस टेक्निक का प्रयोग वहाँ पर आपको अच्छे से बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेहराब शैली और शहतीरी शिल्पकला में बेसिकली हमें अंतर समझना है। अंतर समझने से पहले समझना है इन शब्द क्या है, ये कहाँ से लिए गए, जैसे कहाँ से लिए गए इन द सेंस का एक्चुअल में क्या है ये। जैसे शहतीरी शिल्पकला की जैसे बात की जा रही है ना यहाँ पर, तो समझिएगा शहतीरी शिल्पकला को यदि मैं कहूँ तो कुछ ये इंडियन आपके आर्किटेक्चर है। क्या है ये, इंडियन आपका आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसके बाद ये मेहराब शैली की यदि मैं बात करूँ तो क्या है ये, इस्लामिक आर्किटेक्चर है। क्या है ये, इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है। यहाँ पर ध्यान देना है, इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। इसमें बेसिकली कहने का क्या तात्पर्य है। जब आप इन शब्दों का ही मतलब नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, तो हमें वही चीज़ समझनी है। जैसे देखिए इसमें प्रयोग की बात कर रहा है। अब किस प्रयोग की बात कर रहा है कि इस शैली में यानी कि इंडियन आर्किटेक्ट में आप देखेंगे वही लिंटन एंड स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। समझिएगा कैसे, यहाँ पर लिंटन और स्तंभों की बात कर रहा है। कुछ इस प्रकार से मंदिर वगैरह का जो निर्माण होता था या इस तरह से बनाए जाते थे, मतलब उनका 2 स्तंभों के ऊपर ऐसे लिंटन डालकर, लिंटर जो होता है उसको डालकर इस तरह से बनाया जाता था। जब हम मेहराब शैली में आते हैं यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर गुंबद और मेहराब का प्रयोग किया जाता था। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से वहाँ पर जो आर्किटेक्चर इस्लामिक इस तरह से बनाए जाते थे, गुंबद और मेहराब का वहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। शीर्ष की बात की जाए जो उसका टॉप होता था, तो आप देखेंगे इंडियन आर्किटेक्ट में यह शंक्वाकार और वक्राकार शिखर हुआ करते थे। याद है मंदिर में बताया था मैंने, कुछ शिखर ये जो है वो आप देखेंगे वक्राकार या फिर आप देखेंगे शंक्वाकार आकार में होते हैं। जबकि इसके शीर्ष की यदि बात की जाए तो ये उल्टे कटोरे के समान गुंबदाकार, जिनको डोम भी कहा जाता है, कुछ इस प्रकार से बने होते हैं। अभी देखिए मैंने बताया ना, इसमें उल्टे आप कटोरे के समान इसमें डोम देखेंगे उल्टा बना होता है कुछ उस तरह से। ठीक है, फिर मीनार की यदि बात की जाए तो देखेंगे इंडियन आर्किटेक्ट में मीनारों की उपस्थिति नहीं होती थी, अधिकतर वो नहीं देखे गए हैं मीनार। जबकि आप यहाँ देखेंगे शैली में चारों कोनों पर मीनारों का निर्माण कराया जाता था। वापस चलते हैं, आपको यहाँ समझाते हैं। देखिए चारों कोनों पर आप देखेंगे यहाँ पर मीनार का जिस तरह से निर्माण कराया जाता था। ठीक है, तो ये इस्लामिक आर्किटेक्ट का अपनी एक विशेषता है, जो भिन्नता भी है उससे। निर्माण सामग्री की यदि बात की जाए तो इसके बनाने में
जो है किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, कौन सा सामग्री इस्तेमाल की जाती थी। जैसे पत्थरों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था इंडियन आर्किटेक्ट में, ठीक है, इस शैली में पत्थरों का प्रयोग। जबकि आप देखेंगे जो हमारा इस्लामिक आर्किटेक्ट है उसके अंतर्गत देखेंगे ईंट हो गया, चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, गारा हो गया आदि का प्रयोग किया जाने लगा था यहाँ पर। जैसे मैंने बताया अभी पहले भी कि कैसे पत्थरों का प्रयोग उन्हें इंटरलॉक करके बनाए जाते थे, जबकि इसमें जिप्सम, गारे, ईटा, चूना इत्यादि चीज़ों का धीरे धीरे प्रयोग शुरू हो गया। आइए, ये रही आपके किसकी बात हो गई है, ये आपके इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषताएं हो गई, किस प्रकार से उनका आर्किटेक्ट बनाया जाता था, कैसे वो इंडियन आर्किटेक्ट से इस्लामिक आर्किटेक्ट जो है वो भिन्न होता था, क्या उसमें विशेषताएं होती थी, क्या उसमें विशेषता, कैसे दोनों को तत्वों को एलिमेंट्स को लेकर कैसे आर्किटेक्ट बनाया गया, इत्यादि चीज़ें हमने पढ़ ली। अब समझना है कि क्या क्या उदाहरण के तौर पर बनाए गए हैं वो हमें देखना है। जैसे दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला की यदि बात की जाए तो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। जैसे इसकी स्थापना के साथ ही तुर्क सत्ता की जब स्थापना होनी शुरू हो गई तो विभिन्न शासकों ने स्थापत्य कला में की साम्राज्यिक शैली को विकसित किया। ठीक है, साम्राज्यिक शैली को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डायनेस्टीज वाइज जो है अपनी शैलियों को विकसित किया, अपने अपने वंश के नाम पर या शासन के नाम पर, सत्ता के नाम से उन्होंने अपनी अपनी शैलियों को वहाँ पर विकास करना शुरू किया। सल्तनत कालीन में इंडो इस्लामिक शैली ने क्षेत्रीय स्थापत्य शैलियों को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। रीजन वाइज भी उन्होंने देखेंगे काफ़ी जो है वो आर्किटेक्ट का निर्माण कराया, शैलियों को व्यापक रूप से इन्होंने प्रभावित किया। जैसे बंगाल, जौनपुर, बीजापुर और मांडू इस दौरान वास्तुकला के महत्वपूर्ण उपशैलियाँ या केंद्र बने, जिन्हें प्रांतीय स्तर पर आप देखेंगे, प्रांतीय स्तर पर आर्किटेक्ट को एक विशेष पहचान मिली। इसके बारे में हम धीरे से आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ समझते हैं। आप देखेंगे इसमें कि जैसे आगे देखते हैं कि इसमें अगला क्या है हमारा मामलुक, जो मामलुक स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मामलुक स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि गुलाम वंश या मामलुक वंश के शासकों द्वारा 1206 से लेकर 1290 तक इस वास्तुकला को मामलुक शैली के नाम से भी जाना जाता था। मैंने बताया जैसे डायनेस्टीज वाइज इनके जो शैलियाँ हैं उसका नाम उसके जो है शासक के या वंश के आधार पर उनके रखा गया था, तो यहाँ पर मामलुक शैली के नाम से भी ये जानी जाती है स्थापत्य कला। क्लियर है। देखिए इस काल में कई भारतीय स्मारक इस्लामिक स्मारकों में परिवर्तित हो गए थे। जैसे आप देखेंगे जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो एक हिंदू मंदिर था, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है जो हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से बना था, उसे इस्लामिक स्मारकों में परिवर्तित करा दिया गया उस समय पे। आप कुछ इस तरह से आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके लिए हो जाते हैं। इस स्थापत्य कला के कुछ प्रमुख उदाहरणों की यदि हम बात करें मामलुक स्थापत्य कला की, तो कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम, इसके बाद देखेंगे इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, वो इसके एक प्रमुख उदाहरणों में से एक है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि पीटी में भी कुछ ऐसे आपको लाइंस दे दी जाएंगी, उसमें आपको बताना होगा किस स्थापत्य कला से संबंधित है ये उदाहरण। आइए खिलजी स्थापत्य कला को यदि हम देखें तो यहाँ पर सालजुक शैली का उदय हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सालजुक सेल्जुक शैली की बात कर रही हूँ ना मैं, तो देखेंगे इसमें घोड़े के नाल के आकार की यहाँ पर जो वास्तविक मेहराब होती थी, कुछ घोड़े के नाल के आकार की यहाँ पर आप मेहराब देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसमें बड़े गुंबद और घुमावदार में जो है मेहराब होते थे। इसमें देखिए बड़े बड़े गुंबद हुआ करते थे और जो ये देखेंगे यहाँ पर नुकीले कुछ आपको मेहराब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखेंगे तो कुछ नुकीले ये मेहराब आपको यहाँ पर अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जालीदार खिड़कियाँ, इसमें शिलालेख मिलेंगे, जालीदार खिड़कियाँ आप देखेंगे कितनी जालीदार खिड़कियाँ। ये मुस्लिम देखेंगे इस्लाम, यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ, जो इस्लाम जो स्थापत्य कला है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ही ये है। फिर देखेंगे संगमरमर जो मुक्त जो लाल बलुआ पत्थर है उसका उपयोग किया जाता था। बेसिकली यहाँ आप देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर का उपयोग मैंने जितनी भी स्थापत्य कला है उसमें अधिकतर आपको पढ़ाया है। क्यों? देखिए लाल बलुआ पत्थर जो बलुआ पत्थर होता है वो आसानी से उसमें कोई सी भी चीज़ को तराशा और उसको काटा छाटा जा सकता है, बनाया जा सकता है बाकी किसी पत्थर के कंपैरिजन में, तो इसीलिए ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता था। साथ ही मेहराबदार शैली भी इस अवधि के दौरान प्रसिद्ध हो गई थी। मेहराबदार शैली भी हम पढ़ा चुके हैं। चलिए खिलजियों द्वारा निर्मित इमारतों की विशेषताएं अगर देखेंगे तो नुकीले आकार के मेहराब, मैंने अभी बताया था नुकीले आकार के आपको यहाँ मेहराब देखने को मिलेंगे। तो बगली डाट के नीचे वाले आलों में मेहराब दिखेंगे, गुंबद छिद्रित दिखेगा, विस्तृत झरोके और पट्टियों पर उत्कीर्ण कुछ यहाँ पर आप देखेंगे अभिलेख भी मिलेंगे। यहाँ पर जो विस्तृत पट्टियाँ इस पर अभिलेख भी आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप इसको पिक्चर को और जूम इन करते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, खिलजी वंश के दौरान भवन निर्माण की सामग्री में जैसा कि बताया गया है लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए गारे का उपयोग किया गया, वही चीज़ यहाँ दी गई। खिलजी स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्या है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखेंगे तो जैसे अलाई दरवाज़ा है जिसमें श्वेत यानी कि वाइट संगमरमर की बात कर रहा है, और पहली बार वास्तविक गुम्बद का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। कहाँ पर सबसे पहले ये वास्तविक गुम्बद का प्रयोग हुआ था? खिलजी स्थापत्य कला में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर है, देखिए पिक्चर देख के भी ना कुछ उसके एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स उसमें स्पेसिफिकली बाकियों से भिन्न है। तो पिक्चर को भी ध्यान देते जाइए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आगे बढ़ते हैं, तुगलक स्थापत्य कला को देखते हैं। ठीक है, तुगलक कालीन स्थापत्य कला में क्या विशेषता देखी गई कि उस समय में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याओं की झलक उनके आर्किटेक्ट में दिखने लगी थी। समझिए कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी चीज़ का अलंकरण या किसी भी चीज़ का फूल पत्तियाँ हो गया, कोई डिज़ाइन चित्रकारी हो गया, इस तरह की किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ। सिंपल और साधारण और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उन्होंने आर्किटेक्ट को बनवाया, ऐसा कहते हैं। देखिए, ऐसा मान्यता है कि किसी शासन काल में अगर बहुत अलंकरण का इस्तेमाल किया जाए, चित्रकारी का इस्तेमाल किया, तो उसकी जो है उसकी समृद्धि, उसके शासक की, उसके वंश की समृद्धि का जो है प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस तरह के एकदम सिंपल और जो सिंपल से यहाँ पर आर्किटेक्ट बनवाया गया, बताते हैं कि आर्थिक रूप से इतने समृद्ध नहीं थे, और बताते हैं कि सादगीपूर्ण निर्माण करवाया गया तुगलक शासनकाल में इन आर्किटेक्ट का। इसकी विशेषताओं की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे इसमें प्रयुक्त सामग्री में मलबों का प्रयोग होने लगा था। आप सोचिए, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चली थी कि इस आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जो मलबा होता था ना, उसी की सामग्री का प्रयोग करके यहाँ पर जो आर्किटेक्ट बनवाया जाने लगा था। ठीक है, धूसर बलुआ पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। इमारतों की मजबूती का विशेष ध्यान रखा गया। अलंकरण बिल्कुल भी आप यहाँ नहीं देखेंगे, बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसमें ये ध्यान रखिए क्या चीज़ डिफरेंट है कि मोटी और ढलवा युक्त दीवारें आपको यहाँ पर अष्टभुज आधार पर संगमरमर का सफ़ेद गुंबद, यहाँ देखिए संगमरमर का आप देखेंगे सफ़ेद गुंबद होता था। इसके बाद देखते हैं कि अनगढ़ पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया। ये देखिए मोटी और ढलवा युक्त जो दीवारें होती थी ना, इनके देखेंगे ढलवा युक्त, थोड़ी ढलान युक्त, बाकियों के कंपैरिजन देखिए दीवार थोड़ी ढलान युक्त नहीं दिख रही है आपको, ये तो थोड़ी ढलान युक्त इनकी दीवारें ऐसी बनाई जाती थी। और इसे क्या कहा गया है, अगर हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो देखेंगे वाइट संगमरमर से यहाँ पर इन्होंने इसका गुंबद बनाया, इसका मेहराब कुछ इस तरह से, इसका देखिए जैसे ये क्या हो जाएगा, लिंटल हो जाएगा, इसका ये देखेंगे मेहराब हो जाएगा। तो लिंटल और मेहराब का जो मिश्रण है वो बेटर कहलाता था। तो बेटर आप देखेंगे क्या होता था यहाँ पर, ये आपका बेटर कहलाता था। क्या कहलाता था? बेटर कहलाता था। ठीक है, बेटर कहलाता था क्यों? क्योंकि देखिए ढलावदार जो दीवारें हैं ना, इसको इन दोनों का मिश्रण कहा गया, मेहराब और लिंटन को मिश्रण को क्या कहा गया, बेटर कहा गया। तो यहाँ पर इस तरह से ढलानदार आप दीवारों का निर्माण देखना शुरू करेंगे इस तरह के इनके आर्किटेक्ट में। ये इनकी अलग विशेषताएं हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब इसके उदाहरणों की बात की जाए तो तुगलकाबाद का किला और देखेंगे गयासुद्दीन का मकबरा इसके प्रमुख उदाहरण है। किसके? तुगलक स्थापत्य कला के। देखिए हर आर्किटेक्ट की एक अपनी एक जो है वो विशेषता है। उन सभी विशेषताओं को एक दो लाइन में नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में जब आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा मध्यकालीन जो या दिल्ली सल्तनत की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ स्थापत्य कला को, तो ये सब उदाहरण अगर आप देंगे और अगर पिक्चर बनाना संभव हो तो बनाएंगे तो एक अच्छा आंसर आपका देखने में लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सैयद और लोधी स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उसी में। तो सैयद और लोधी स्थापत्य कला की बात करते हैं कि इसमें इस शासनकाल के दौरान राजनीतिक विकेंद्रीकरण देखने को आपको धीरे धीरे मिलता है उनके आर्किटेक्ट में। जैसे जैसे आप देखेंगे इस दौरान बड़ी संख्या में सल्तनतों ने के अमीरों द्वारा चतुर्भुजी मकबरों का निर्माण कराया गया और सुल्तानों के साथ ही वहाँ पर देखेंगे और जो सुल्तान थे उन्होंने भी अष्टभुजी मकबरे का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। लोधी काल में दोहरे गुंबद का प्रयोग शुरू हो गया। यहाँ पर जैसे जैसे देखेंगे अब दोहरे गुंबदों का, गुंबद मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, दोहरे गुंबद का यहाँ पर निर्माण होना शुरू हो गया था। फिर देखते हैं कि गुंबद के भीतरी, यहाँ पर देखिए संरचना को और मजबूती देने के लिए गुंबद के भीतरी ऊंचाई को कम करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, दोहरे गुंबद का निर्माण कराया और गुंबदों के आधार पर कंगूरे और गुलदस्ते को बनवाया। यहाँ पर देखिए गुंबदों के पास जो ये इनको ना वो एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं गुलदस्ते के रूप में इसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है। गुलदस्ते का देखेंगे कि गुलदस्ते और कंगूरे का विशेष रूप से इन्होंने प्रयोग किया। इसके आकार देने के लिए छज्जों और कोष्ठकों का भी निर्माण कराया। यहाँ पर देखेंगे छज्जे और कोष्ठकों का भी निर्माण कराया गया है। ठीक है, फिर आप देखते हैं इसके प्रमुख उदाहरणों की यदि बात की जाए तो मोट की मस्जिद और सिकंदर लोधी का मकबरा इसके विशेष कुछ उदाहरण हैं।
यहाँ पर भी देखिए इन्होंने किस तरह से यहाँ पर मेहराब, इस तरह से हर जगह पे आपको ये ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ की एक अपनी ये विशेषता हुआ करती थी। इस तरह से इन्होंने ऊंचा जो है गुंबद को बड़ा भव्य बनवाया था। और ये जो आप स्वरूप देखते हैं ना, ये जो देखेंगे कमल का, एक तरीके से कमल का ये जो है प्रतीक वहाँ पर देखेंगे माना जाता है। आप देखेंगे ताजमहल में भी जब आप ऊपर को देखते हैं, कलश के नीचे जब उनका देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पर भी चित्रकारी की वो जो है बनाया गया है, उल्टा कमल के समान आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए अभी तक हमने ये सारे वंशों के बारे में पढ़ा, किसने किस वंश ने, किस शासक का ने जो है अपने शासनकाल में किस आर्किटेक्ट का प्रयोग किया, कैसे कैसे चीज़ें बनाई। अब हम प्रांतीय पढ़ते हैं। अब क्षेत्र वाइज कैसे आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वो हम देखते हैं। जैसे बंगाल शैली की यदि बात की जाए तो उसको समझते हैं कि इसकी विशेषता क्या थी, कि इसमें क्या हुआ, ईंट और काले संगमरमर का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। और वहीं इसमें मस्जिदों में ढलवा बांग्ला छतों का प्रयोग है। ढलवा बांग्ला जैसे मैंने बताया था आपको, उसमें प्रयोग हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर हुआ है। ऐसी छतों का उपयोग पहले मंदिर निर्माण में होता था, पहले मंदिरों में हुआ करता था। बंगाल शैली के अंतर्गत गौड़ की कदम और रसूल मस्जिद और पांडुआ का अदीना मस्जिद प्रमुख है। कौन कौन से प्रमुख हैं यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। गौड़ की कदम, रसूल मस्जिद और पांडुआ की अदीना आप देखेंगे मस्जिद प्रमुख है। उसके कुछ पिक्चर यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्या है, जौनपुर शैली। ठीक है, यूपी में है ये जौनपुर, सबको पता होगा ये। तो शर्की शासकों ने स्थापत्य कला की विशिष्ट शैली का उजागर किया, जिसे जौनपुर शैली या शर्की शैली भी कहा जाता था। इस शैली में बने मस्जिदों में आप देखेंगे कि एक प्रांगण तथा तीन तरफ इबादत घर होते थे। एक प्रांगण देखेंगे और तीन तरफ इनके इबादत घर होते थे, मतलब इनके पूजा स्थल होते थे बेसिकली। देखिए इससे संबंधित आप देखेंगे यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं उसे। ये मस्जिद एक या दो मंजिला आपको देखने को मिलेगी, एक या दो मंजिला आपको ये मंजिल देखने को मिलती है। और छतें इसकी सपाट निर्मित होती हैं। इसमें मुख्यतः देखेंगे सब छतें जो है वो सपाट है, इसमें किसी मीनार या गुंबद इस प्रकार की चीज़ों का आप देखेंगे प्रयोग नहीं किया गया है सामान्यतः। चलिए मालवा शैली की यदि बात की जाए तो इसमें क्या विशेषता है, कैसे ये बाकी प्रांतीय शैलियों से भिन्न है। देखिए इसमें धनुषाकार शैली के रूप में स्तंभों और शहतीर का कुशल रूप से प्रयोग किया। शहतीर में बताया था ना, स्तंभों और वो लिंटल की जो बात की गई थी उसका प्रयोग किया गया और धनुषाकार आकृति में आप देखेंगे यहाँ पर शैली को बनाया गया है। और धार और मांडू इस शैली के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। कौन से, धार और मांडू यहाँ पर शैली के प्रमुख केंद्र थे। इस शैली के अंतर्गत संगमरमर के साथ विभिन्न रंगों के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। काफ़ी सारे रंगों के अलग अलग पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ये भिन्न है। बाकी शैलियों में ऐसा नहीं, कहीं पत्थर नॉर्मल है, कहीं वाइट संगमरमर है, लेकिन यहाँ विभिन्न रंगों के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इमारतों को और मजबूती और उनको मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बट्टार प्रणाली यानी कि ढलान वाली दीवार का उपयोग किया गया। जैसे पहले हमने ढलवा दीवार देखी थी, वहीं पर यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहे हैं। इस शैली में मीनारों का उपयोग नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर किसी प्रकार की मीनारों का आपको प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा, उसमें भी यही था सेम। आप देखते हैं कि इस शैली में बना होनशग शाह का मकबरा पहली इमारत है जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। देखिए पहली इमारत है जिसे पूरी तरह से वाइट मार्बल से, वाइट संगमरमर से इसको बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें हैं, हो सकता है कि सुनने में थोड़ी सी बोझल लग सकती हैं, लेकिन हमें कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। जैसे हमने एक पेपर पे चार्ट बना लिया, वही वहाँ पर हर शैली का नाम लिख लिया, उसमें लिख लिया इसमें क्या प्रकार की कौन सी पत्थर का या संगमरमर का यूज़ होता था, किसके द्वारा बनवाया गया ये, ठीक है, उसके उदाहरण क्या क्या है। इस तरह से यदि हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अभी आपको दिया गया था, देखिए कुछ उदाहरण के स्वरूप में आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जैसे आपको एक चार्ट बनवाया गया था, ये यहाँ पर क्या था, इन दोनों शैलियों के डिफरेंस। उसी तरह से आप भी अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको इन अ सिंगल पेपर आप उसको पढ़ सकते हैं। और एंड ऑफ द एग्ज़ाम के लिए जब आप जाएंगे तब उसमें क्या होगा कि आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, आइए वापस से हम इस पर आते हैं। अगर हम मालवा शैली की बात कर रहे थे, जैसे बहादुर शाह महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल और नीलकंठ महल इसके काफ़ी प्रमुख उदाहरणों में से एक है। शैली में निर्मित ये प्रमुख इमारतें हैं। आइए दक्कन शैली की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ ये कहाँ पर पाई गई, पहले तो ये समझते हैं। मध्ययुग में द्रविड़ और चालुक्य प्रभाव से युक्त एक नवीन शैली का विकास हुआ, जिसे बीजापुर शैली या दक्कन शैली, तो ध्यान रखिएगा इसको बीजापुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो तीन नाम जब अगर किसी चीज़ के दिए जाएं तो हमें ध्यान रखना है, उसको नोट डाउन करना है ताकि हम उसको भूलें ना और एक नाम के कई सारे नाम याद रखें। इस शैली के अंतर्गत भारतीय, तुर्की, मिस्र और ईरानी शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। जब मैंने स्टार्ट किया
किया था टॉपिक, तभी बताया था इंडो इस्लामिक और इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की बात की जाए तो अरबी, तुर्की, भारतीय और पारसी इन सारी कलाओं का मिश्रण है। वही चीज़ यहाँ कहने का प्रयास किया गया है। इस शैली का सर्वाधिक विकास आदिल शाह के संरक्षण में हुआ था। कब हुआ था? आदिल शाह के संरक्षण में इस शैली का सबसे ज़्यादा जो है वो संरक्षण दिया गया। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे क्या है, जैसे इसमें 3 मेहराब वाले अग्रभाग है, इसमें 3 मेहराब वाले आप देखेंगे कि अग्रभाग बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत लोहे के क्लैंपों और गारे के मजबूत प्लास्टर का प्रयोग किया गया। ये एक ऐसी इमारत यहाँ पर देखने को मिली है जहाँ पर लोहे का इस्तेमाल किया गया, उसके लोहे के क्लैंप्स जैसे होते हैं ना, उस तरह से यहाँ पर चीज़ों का इस्तेमाल किया, गारे का भी साथ में इस्तेमाल किया गया है। हैदराबाद में अवस्थित जैसे गोलकुंडा का किला और दक्कनी शैली का एक बेजोड़ नमूना आपको देखने को मिलता है। इसके प्रमुख उदाहरणों में देखें चार मीनार, बीजापुर का गोल गुंबद इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जो कि मैंने अभी आपको से बताए हैं इस पिक्चर के थ्रू भी। यहाँ पर देखिए कैसे मीनारों का इस्तेमाल बनाया गया है, मीनारों को और उसी के आधार पर इसको टेका गया है, जबकि इसमें किसी तरह के स्तंभ और इस तरह के लिंटन का प्रयोग नहीं किया गया है। अफगान शैली की यदि मैं बात करूं, आगे हम क्षेत्रीय स्थापत्य कला में अफगान शैली की बात करें तो इसके प्रसिद्ध स्मारक है सासाराम में शेरशाह का मकबरा, जिसे एक झील के बीच मंच के ऊपर बनाया गया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। वो सब भूल जाइए, देखिए यहाँ पर एक झील इस तरह से है, उसके पास में देखिए सीढ़ियाँ जाने के लिए यहाँ पर मार्ग बनाया गया और काफ़ी ऊंचे मंच पर आप देखेंगे इसको बनाया गया है। ठीक है, ये याद आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन पिक्चर देखिए, पिक्चर से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें जैसे अष्टकोणीय शैली में बना ये मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। तो किस शैली में बना है? अष्टकोणीय शैली में इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके सभी किनारों पर आप देखेंगे मेहराब और सभा भवन के ऊपर विशाल और चौड़ा गुंबद बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे सभी किनारों पर यहाँ पर आपको मेहराब देखने को मिलेंगे, सभी जगह मेहराब है, बड़ा विशाल गुंबद यहाँ पर बनाया गया है इस तरह से। चलिए अब क्या कह रहे हैं, इसमें लाल और गहरे भूरे पत्थर का उपयोग किया गया है, जालीदार यवनिक यहाँ पर विंडोज़ बनाई गई, अलंकृत कंगूरों को यहाँ पर बनाया गया है, चित्र छत बनाई गई, रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है। चित्र को हम देखेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। देखिए जालीदार यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं, किस तरह से चित्रों को बनाया गया है, छोटे छोटे यहाँ पर देखेंगे डिज़ाइंस को भी उकेरा गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको बेसिकली इंडो इस्लामिक में देखने को मिलती हैं, कुछ एक आध जगह को छोड़कर। ठीक है, शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले में किला एक कुन्हा, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के पुराने किले में किला एक कुन्हा और पटना में सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था उस वक्त। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद करना है। पीटी में अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर बात करें मेंस की तो आप ऐसे उदाहरणों को जब लिखेंगे क्षेत्रीय स्थापत्य शैली में तो ये बेहतर आंसर लिख पाएंगे आप, एक अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चलिए यहाँ तक आपने क्या पढ़ा, मध्यकालीन में आप देखेंगे दिल्ली जो सल्तनत स्थापत्य कला है उनको पढ़ लिया, इसमें जो प्रांतीय स्थापत्य कला उसको पढ़ा है। कल हम फिर एक वीडियो में आएंगे एक नए लेक्चर के साथ और उसमें नया टॉपिक आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इन शॉर्ट जैसे मैंने बताया आप उस तरह से भी बना सकते हैं और अपने सुझाव यदि कुछ हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।